हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं, उसका 40 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वियना सम्मेलन आखिर क्या है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि वियना सम्मेलन से पहले एक देश है जिसका नाम है क्या, फ्रांस। क्या नाम है जी, फ्रांस नाम है। अब फ्रांस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि फ्रांस भी एक यूरोप का ही देश है। अब देखिए क्या हुआ था कि फ्रांस में एक क्रांति हुआ था जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। वह हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था जी, 1789 ईस्वी में। इसमें उस समय वहाँ का राजा कौन था, लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां था। क्या हुआ था कि फ्रांस जो लुई 16वां था एक निरंकुश शासक था। इसे जनता की कोई चिंता नहीं थी। ये गरीबों को बहुत सताता था, कर ज़्यादा लेता था। इसके वजह से जो फ्रांस की जो जनता थी वो राजा से तंग आकर एक क्रांति कर दी, जिसे किस नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। उस समय जब क्रांति हुआ तब लुई 16वां को वहाँ के राजा को हटा दिया गया। लुई 16वां बाबू बुर्बो वंश का था। किस वंश का था, बुर्बो वंश का था। कौन सा वंश था जी, बुर्बो वंश था। कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रांस की जनता लुई 16वां को हटा दी। उसके बाद वहाँ देखा गया कि एक व्यक्ति का नाम बहुत तेजी से फैल रहा था जिसका नाम था क्या, नेपोलियन। क्या नाम था जी, नेपोलियन। बाद में जाकर ये फ्रांस का सम्राट भी बना 1804 ईस्वी में। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ कि नेपोलियन जो था वो बहुत तेजी से इसका नाम का विकास हो रहा था और ये चाहता था कि पूरे यूरोप में, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में ये चाहता था क्या कि राजतंत्र का अंत हो और लोकतंत्र का हो, शुरुआत हो। जिसके वजह से यूरोप में जितना भी राजा थे वो इससे खुश नहीं थे। वह चाहते थे कि नेपोलियन को किसी भी तरीका से क्या कर दिया जाए, हरा दिया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि नेपोलियन से युद्ध भी हुआ। 4 देश मिलकर, लगभग 4 देश मिलकर इससे युद्ध किया, जिसमें से सबसे पहला देश का नाम है क्या, ऑस्ट्रिया नाम है। कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया। दूसरा नाम है रूस। दूसरा कौन सा है, रूस। तीसरा नाम है प्रासा। क्या नाम है, प्रासा। और चौथा नाम क्या था जी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से आप लोग परिचित होंगे, इसके बारे में कभी बताएंगे ब्रिटेन के बारे में। चलिए, तो क्या हुआ कि 4 देश मिलकर नेपोलियन से युद्ध किया। किससे किया, नेपोलियन से युद्ध किया और नेपोलियन को हरा भी दिए। चारों मिलकर नेपोलियन को क्या कर दिए, हरा भी दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब नेपोलियन को हराने के बाद एक सम्मेलन का गठन किया गया 1815 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था, वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन इसलिए रखा गया था क्योंकि वियना ऑस्ट्रिया की क्या था, ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। वियना ऑस्ट्रिया की क्या थी, राजधानी थी। इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी में ही यह सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम का दे दिया गया, वियना सम्मेलन। यह कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि राजतंत्र को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को बढ़ावा देना था और जो फ्रांस में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो उदय हुआ था उसका अंत करना था। तो इस सम्मेलन ने क्या किया कि जो लुई 16वां बुर्बो वंश का था, तो फ्रांस में तो इसका अंत हो गया था, लेकिन फिर वियना सम्मेलन क्या किया कि बुर्बो वंश के ही शासक को पुनः फ्रांस में क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया। किसके द्वारा, वियना सम्मेलन के द्वारा। तो पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन के द्वारा किस वंश का पुनर्स्थापना फ्रांस में किया गया जी, तो किसका, बुर्बो वंश का। किसका जी, बुर्बो वंश का। तो चलिए, तो इसका उस समय जो वियना सम्मेलन था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मेटरनिख कर रहा था, जो ऑस्ट्रिया के ही था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा, अभी आगे इससे सवाल मिलेगा भी। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के, क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं बना पाए थे। चलिए आज हम आपको बताते हैं इसका असल में आंसर क्या होगा
बहुत सारा चीज बताते हैं। क्या हुआ था कि जर्मनी का क्षतिपूर्ण राशि मतलब समझिए क्या हुआ कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, कौन सा विश्व युद्ध जी, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ना, उस समय जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, हिटलर कर रहा था। कौन कर रहा था जी, हिटलर कर रहा था। और हिटलर क्या किया कि हिटलर पूरा जर्मनी का ओर से पूरा मतलब हिटलर बहुत एथी शासक था, यानी कि आक्रोश वाला शासक था। तो हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या किया, बहुत सारा देश को क्षति पहुंचाया था, बहुत सारा देश को ये हराया भी था। उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तब जर्मनी पर सारा देश मिलकर बहुत सारा कर्ज लाद दिया, बोला कि सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है, जिससे जर्मनी उसको चुकाने में असमर्थ रहा। इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के क्षतिपूर्ण राशि को पूरा करना था, यानी कि जो जिस देश का हानि हुआ था वो देश किससे क्या मांग रहा था, जर्मनी से पैसा मांग रहा था, लेकिन वो देने में असमर्थ था। इसके वजह से लौसेने सम्मेलन एक हुआ था, जो लौसेने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अब समझते हैं कि न्यू डील क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि न्यू डील कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ। तो न्यू डील से पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, कौन सा वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पूरा देश का अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गया था, यानी पूरा देश मतलब कि उस मतलब मत पूछिए कि मतलब इतना तहस नहस हो गया था कि क्या हुआ कि 1929 से 1933 के बीच में पूरा वर्ल्ड में भूखमरी आ गई थी। क्या आ गई थी जी, भूखमरी आ गई थी। भूखमरी आ गई यानी कि भूख से लोग मरने लगे। तब क्या हुआ कि इसमें उद्योग धंधा भी पूरा चौपट हो गया था। इसके वजह से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्या नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उस समय कहाँ का ये राष्ट्रपति था, तो उस समय ये अमेरिका का क्या था, राष्ट्रपति था। ठीक है, इसने एक न्यू डील अमेरिका में न्यू डील लागू किया। न्यू डील का मुख्य उद्देश्य था उद्योग धंधा को बढ़ावा देना। मजदूरों के लिए बहुत सारा सहारा मिला न्यू डील की वजह से, जिसके वजह से बहुत सारा चीज अमेरिका में सुधार हुआ। और न्यू डील किसने लागू किया जी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि हीगल किस देश का दार्शनिक था। तो बताइए जी, हीगल किस देश का, हीगल एक दार्शनिक था जिसका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अब बाबू बताइए कि हम अभी बताएं, पहलका क्वेश्चन में ही बताएं कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी है। अब बाबू बताइए कि जो सिकंदर आया था उस समय हमारे भारत का एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जिसका नाम है क्या, चाणक्य, उसने क्या किया था, उसको सिकंदर को भगाया था। तो सिकंदर वही है। तो सिकंदर कहाँ का था जी, यूनान का था। कहाँ का था, यूनान का था। अब बताइए 7 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। अब बताइए ना, हम आपको बताएं ना फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फर्स्ट क्वेश्चन में बताएं कब हुआ, 1789 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले जानते हैं जेना विश्वविद्यालय एक बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जर्मनी में स्थित है। अब देखिए जर्मनी में स्थित है, ये कब बना था, तो 1558 ईस्वी में बना था। ये 10 पुराने विश्वविद्यालय में भी इसका नाम आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है। कब इसका स्थापना कब हुआ था, 1558 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। कोसूत कहाँ, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोसूत का संबंध
किस देश से था जी? तो कोसूथ कहाँ का था? हंगरी का था। इसका जन्म कब हुआ था? तो हम आपको बता दें कि 19 सितंबर, कब हुआ था? 19 सितंबर 1802 ईस्वी में। कब हुआ था इसका जन्म? 19 सितंबर 1802 ईस्वी में। कहाँ का था बाबू? जर्मनी का था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बोल रहा है कि इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो भाई सब कोई बता देगा, इटली और जर्मनी किस महादेश से आते हैं? यूरोप से आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर बोल रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? बताइए, आप ही बताइए कि फ्रांस में किस शासक वंश का स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? हम बताए थे कि वियना कांग्रेस जो था 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था जी? कि पुनः यूरोप में राजतंत्र को स्थापित करना था। उसके बाद हम आप लोगों को बताए कि फ्रांस में जो लोकतंत्र व्यवस्था का स्थापना हुआ था उसका अंत करने के लिए फिर से बूर्बो वंश के ही शासक को पुनः फ्रांस का क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। तो कौन सा वंश था? बूर्बो वंश था। कौन सा वंश था? बूर्बो वंश था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हम आपको बता दें कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। कार्बोनरी एक संगठन था जो यूरोप में 1800 से, कब से बाबू? 1800 से 1831 के बीच में यह प्रचलित में आया था। यह एक गुप्त क्रांतिकारियों का समूह था। यह कार्बोनरी जो संगठन था इसमें बहुत सारे लोग क्रांतिकारी थे, लेकिन किसी को पता नहीं था ये गुप्त क्रांतिकारी थे। कौन थे जी? गुप्त क्रांतिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? तो हम आपको बता दें कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था जी? ऑस्ट्रिया था। क्योंकि इटली और जर्मनी पर ये दोनों पर क्या कर रहा था? राज कर रहा था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था जी? ऑस्ट्रिया था। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? बताइए तो। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? तो हम आपको बता दें कि वो किस पद, कौन सा पद था? प्रधानमंत्री था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्रांतिकारी लोग थे। अब देखिए, अब 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी एक पेशे से क्या था जी? पेशे से क्या था? नाविक था। पेशे मतलब क्या हुआ कि क्या काम करता था? उसका पेशा था नाव चलाना। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो हम आपको बता दें कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया। कौन किया? नेपोलियन बोनापार्ट किया। जर्मनी राइन राज्य, पहले जर्मनी को देखिए क्या हुआ था कि जर्मनी को पहले नेपोलियन ही ने 39 भाग में विभाजित किया था। कितना भाग में विभाजित किया था? 39 भाग में जर्मनी को विभाजित किया। उसमें से 19 भाग को मिला दिया, 16 भाग को क्या कर दिया? मिला दिया। कितने भाग को मिला दिया? 16 भाग को मिलाकर जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किया। तो बाबू बताइए कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। कोई किस चीज़ का था? व्यापारियों का था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 नंबर बोल रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? वो बिस्मार्क ने किया था। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय जर्मनी से ऑस्ट्रिया को भगाना था, इसलिए बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन। समझ में आया? जर्मनी को हटाने के लिए इस नीति की वजह से बहुत सारे लोग सैनिक में भाग लिए थे। ठीक है, तो इसका अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, यही ना पूछ रहा है। तो हम आपको बता दें कि फ्रैंकफर्ट की संधि बाबू 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए क्या हुआ था कि जो फ्रैंकफर्ट है वो कहाँ पर है? जर्मनी का ही एक भाग है। उसका संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यूनान। उस समय यूनान था। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई? कौन चीज, किस चीज का क्रांति? नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो 1821 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1821 में हुआ था। चलिए
22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्जशीट, क्या बोल रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या बोल रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो हम आपको बता दें कि चार्टिस्ट आंदोलन को ही हम चार्टर आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्टर आंदोलन कहते हैं, चार्टर आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन श्रमिक वर्ग के लोग कर रहे थे। कौन सा लोग कर रहे थे, श्रमिक वर्ग का लोग। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो बाबू बताइए कि चार्टिस्ट आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, चार्टर आंदोलन। ये इस आंदोलन में कौन सा वर्ग के लोग भाग लिए थे, तो श्रमिक वर्ग जो काम मजदूरा है वो भाग लिए थे। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, 1832 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐतिहासिक द्वैधवाद की व्याख्या किसने की। तो हम आपको बता दें कि ऐतिहासिक द्वैधवाद की व्याख्या हीगेल ने किया था। किसने किया था, हीगेल ने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई। कब हुई, 1829 में हुई। और किनके किनके बीच हुआ था, तुर्की और किनके किनके बीच में हुआ था, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। एड्रियानोपुल की संधि किनके किनके बीच में हुआ था, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर यही क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई, तो तुर्की और रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेडान का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था। तो बताइए कि सेडान का युद्ध, बाबू सेडान का युद्ध, जो सेडान का युद्ध था वो बाबू 1870 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और रूस के बीच में हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। और सेडान के युद्ध के कारण ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ किसके, कौन सा युद्ध के बाद, सेडान का युद्ध के बाद। कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू बताइए कि सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, ऑस्ट्रिया का। किसका, ऑस्ट्रिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, रूस ने कुचला था। किसने कुचला था, रूस ने। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। इसलिए ना इसका नाम ही पड़ गया सेडान युद्ध। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सेडान का युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध के बाद, सेडान का युद्ध के बाद। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था जी, मेजनी था। मेजनी के बारे में पहले पढ़ा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 33 नंबर, बोल रहा है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गैरिबॉल्डी। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है। बिस्मार्क से कोई संबंध नहीं है। उस जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का महत्वपूर्ण भूमिका थी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ। कौन सा, संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 38 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था जी,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए यह बहुत कुछ किया है, इसने रक्त एवं नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं नीति का अवलंबन भी किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। कोई दिक्कत नहीं। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सा संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? बताइए तो, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने किसने योगदान किया था? तो मेजनी और इमैनुअल, गैरिबाल्डी और काउंट कबूर, ये सभी किया था। कौन ने किया था? इनमें से सभी, इनमें से सभी। कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।